जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए नीट पेपर नंबर 6 का केमिस्ट्री का डिस्कशन। और फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा। हमारे एसपी सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज जो आपने टेस्ट दिया उसका टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहले, इन द रिएक्शन Na2H2O3 प्लस I2 Na2H4O6 प्लस NaI एक्ट ऐसे मुझे पता करना है कि I2 किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा। और ये सोडियम थायोसल्फेट है, जब आयोडीन से रिएक्शन होगी, बहुत फेमस रिएक्शन है, तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, 0 है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी रिएक्टेंट साइड पे 0 है, प्रोडक्ट साइड पर -1 है। दैट मीन्स जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज कर रहा, यानी आयोडीन का खुद का हो रहा है रिडक्शन। इसलिए इस रिएक्शन में आयोडीन वर्क करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा सेकेंड ऑप्शन में मुझको मिल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो पता करना है कि आयोडीन ऑक्सीकारक का काम करेगा कि अपचायक का काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही थी, यानी आयोडीन का खुद का अपचयन हो रहा था, इसलिए ये एज ए ऑक्सीकारक काम करेगा। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया यानी क्वेश्चन नंबर 46 आज का, उसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब ये हम लोग ने एनसीईआरटी की पेज नंबर 241 से लिया है, 11 की एनसीईआरटी पार्ट सेकंड से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस वेरीज फ्रॉम, यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपको ये बात पता है, किसी भी सब्सटेंस की अधिकतम या जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। और ये ग्रुप नंबर ए और बी वाले लिए जाएंगे, 1 to 18 नहीं लिया जाएगा। तो ग्रुप नंबर के बराबर होती है। और फास्फोरस हम लोग को सबको पता है कि फास्फोरस हमारा 5th ए ग्रुप का मेंबर होता है, इसलिए फास्फोरस की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी। और जो हम लोग लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो ये ग्रुप नंबर -8 के बराबर होती है। तो ग्रुप नंबर 5th ए था, यानी कि +5 था, 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे, 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे, आ जाएगा -3। इस तरीके से हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 के बीच में वेरी करेगी, वेरी बिटवीन -3 to +5। अब हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है जिसमें -3 से +5 हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा आ रहा है जिसमें -3 से +5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन थर्ड लेंगे। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस में 4 रिएक्शंस दी गई हैं, 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं हमको। और पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अंडरलाइन एलिमेंट, यानी कि इन सभी रिएक्शन में जो रेखांकित तत्व है, एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या किस वाली रिएक्शन में डिक्रीज, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे Fe क्योंकि फ्री एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और यहाँ पर Fe की FeSO4 में FeSO4 सल्फेट में और फेरस में टूटेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। दैट मीन्स इन फर्स्ट ऑप्शन देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, but we want a decrease in oxidation number, underlying element has decrease in oxidation number, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन फ्री से यहाँ फ्री एलिमेंटल स्टेट में तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +1 है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल Cl के साथ जुड़ा है। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेते हैं।
सो ये बाकी आप ये भी कह सकते हैं Cl मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वन कोवैलेंट बॉन्ड हो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 देते हैं, सो ऑन। यहाँ भी इंक्रीजमेंट हो रहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है अंडरलाइन एलिमेंट की। अभी यहाँ पर कार्बन का देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +2 है, अभी यहाँ भी इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर। अब दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं। यहाँ देखो MnO2 है, 1O की -2 होती है मोस्टली। हम लोग मानते हैं कि जो भी हमारे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होते हैं मोस्टली वो ऑक्साइड स्टेट में होते हैं। तो एक O की -2, 2O की -4, जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +4, तो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4। MnCl2 में 1Cl की -1, 2Cl की -2 इक्वल टू के उस तरफ गया, आ गया +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो गया। और हमें यही चाहिए था, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज देखने को मिले, इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन अब की बार क्वेश्चन नंबर 48 में फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज इन शोन। अब हमें सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो KMnO4 नहीं, K2MnO4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे, K की +1 होगी, Mn की निकालनी है, O की जनरली -2 लेते हैं, इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस वाले ऑप्शन में सॉल्व करेंगे तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में +6 आएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, KMnO4 में सब बच्चे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, Mn की +7 है, बट अगर किसी को नहीं आता तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। K फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी ऑलवेज +1 होती है, और इस तरह से Mn की मुझे निकालनी है। जनरली ऑक्सीजन की हम लोग -2 मानते हैं, जब तक हमें स्पेशली पता ना हो कि यहाँ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में होगा या सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होगा, तो जनरली हम लोग +1 मानते हैं। और क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। सो Mn जब सॉल्व करके आप लाओगे तो +7 आ जाएगी। मुझे लगता है यही ऑप्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं, बिकॉज सब में सेंट्रल एटम Mn है, और Mn 7 बी ग्रुप का मेंबर होता है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो चेक कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो अब हम लोग MnO2 की तरफ आ गए। MnO2 में हमने Mn लिया और 2 ऑक्सीजन में हर ऑक्सीजन की -2 कर दी, टोटल 0। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गई। और Mn2O3 में सिंपली आप समझ रहे हैं +3 आ जाएगी, 2Mn होगा, और 3 - 2 इक्वल टू 0। ये -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो +3 आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की सेकेंड ऑप्शन में होगी। सेकेंड ऑप्शन 49 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर एनसीईआरटी से हम लोग ने लिया था 239 240 पेज से। अब ये हमारे पास बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये 3 हमको 4 ऑप्शन में फॉर्मूलाज दे देगा और पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। इसको करने का मेथड आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीख पाए तो आज बता देता हूं आपको। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन नंबर ईच एलिमेंट की रखनी है, टोटल सम निकालना, बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल सम 0 आना चाहिए। अगर आप ईच एटम की ऑक्सीडेशन नंबर रखते हो और टोटल सम करने पर 0 नहीं आता, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर आ जाता है, दैट मीन्स वो फॉर्मूला गलत है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ रही थी तो उस पर माइनस चार्ज होना चाहिए था, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ रही थी तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से रखेंगे, एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे। ये ABC में हम लोग चेक करते हैं कि इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है कि नहीं। ABC2 है ये, ABC2। तो A की ऑक्सीडेशन नंबर +2 दी गई है तो +2 लिख लिया।
फिर बी की ऑक्सीडेशन नंबर +5 दी गई है तो +5 लिख लिया। हालांकि डायरेक्ट मुझे दिख रहा है ये थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं निकाल दे रहा हूं। ये 2C है तो 2 इंटू -2। अब ये 0 आ रहा है कि नहीं ये देखना है मुझे। तो इस तरीके से ये +7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -4। तो ये यहाँ पे तो +3 आ रहा है जो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन निकालेंगे। जो सही आंसर है जो मुझे दिख रहा है थर्ड, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है ए के 2 है, तो ए के 2 है तो यहाँ पर मैंने 2 लिया और ए की ऑक्सीडेशन नंबर +2 ले ली। फिर बी देखो यहाँ पर नीचे होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो होल ट्वाइस जब लिखा है मेरे को तो ये यहाँ पे ए का 3 है। थोड़ा सा यहाँ पे आपके बोर्ड उसमें स्लाइड में दिख रहा है कि नहीं, पेपर में देख लेता हूँ। ए का 3 दिया गया, ठीक। तो ये यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 3 और फिर B और C4 के नीचे होल ट्वाइस दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे B को 2 कर लेंगे और B की ऑक्सीडेशन नंबर क्या +5 और C का 8 कर लेंगे और C की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे क्या दी गई है -2। अब सॉल्व करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स प्लस का 16 आ गया और 8 2 ज़ा -16, 0 आ गया और मुझे ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लेनी थी, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप फोर्थ में भी जब टोटल सम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन कंपाउंड मस्ट बी 0। तो ये बताता है कि कोई अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है तो वो तभी करेक्ट होगा जब उसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी। Which of the following example does not represent disproportionation reaction? Disproportionation reaction क्या होती है? जिस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जिस अभिक्रिया में या जिस रिएक्शन में सेम एलिमेंट का या सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो फिर समझ जाइए ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अगर अलग अलग एलिमेंट का रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। सेम एलिमेंट जैसे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, या रिएक्शन में फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, फास्फोरस के रिडक्शन, या Mn का ही ऑक्सीडेशन, Mn का ही रिडक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और Mn है ही नहीं। सो यहाँ पे तो Mn का केवल हो रहा है रिडक्शन और क्लोराइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है और हमें यही पूछा जा रहा था कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो बाकी सब होंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड है -1 है, यहाँ पे -2 में हो रहा है रिडक्शन और 0 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो H2O2 में ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा, सो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। KClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, +5 और KClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा और यहाँ पे -1 है तो Cl का रिडक्शन हो रहा, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। Cl2 + NaOH में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, NaCl में Cl की -1 है, क्लोराइड है, NaClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो क्लोरीन 0 से -1 में रिड्यूस हो रहा, 0 से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा, यानी ये भी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। मुझसे पूछा था कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, तो फर्स्ट रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसी का बेस हमने क्वेश्चन उठाया। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये रिएक्शन एक दी गई है और पूछा फास्फोरस का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बोथ हो रहा, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर डालना पड़ेगा। फास्फोरस फ्री स्टेट में तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगी और यहाँ पे
मुझे मिला है KH2PO2, यानी कि यहाँ पे +1 होगी और यहाँ PH3 में ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगी। ये एक प्रकार से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड यानी KH2PO2 में, और साथ में हमारा फॉस्फोरस का फॉस्फीन यानी PH3 में रिडक्शन भी हो रहा है। तो P इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, दोनों होगा, यानी कि सही ऑप्शन थर्ड होगा। आराम से आप कर सकते थे, इजी मोड का पेपर लग रहा मुझे ये, तो आसानी से आपने कर लिया होगा। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से दोबारा क्वेश्चन आ गया, दो लगातार क्वेश्चन डिसप्रपोर्शनेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, नॉट पे अक्सर गलती हो जाती है। नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन पूछ रहा है, मुझे पहले वाली रिएक्शन दिख रही है। नॉन रेडॉक्स वो होगी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और रेडॉक्स वो होगी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। यहाँ पे कैल्शियम +2 सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की उनके कंपाउंड में ऑलवेज +2 होती है, और ये भी +2 है, कोई चेंज नहीं आया। कार्बन की +4 है, यहाँ भी +4 है, कोई चेंज नहीं आया। -2 कोई चेंज नहीं आया, इसलिए जो फर्स्ट रिएक्शन है वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे H2 का देखिए 0 था और +1 हो गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। Na का 0 था, +1 हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, बगल वाला रिड्यूस होगा, H2O +1 से 0 में रिड्यूस होगा, तो ये एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये अगर हम लोग देखें फोर्थ रिएक्शन जो हमारे पास है वो है MnCl3 MnCl2 में बदल रहा है, और MnCl3 में यहाँ +3 है और यहाँ +2 है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और क्लोराइड -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा 53 का। ये कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, इस पर बेस ये क्वेश्चन बनाया गया। इनकरेक्टली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर किस में दी गई है। HNO3 में H की +1, N की निकालनी है, O की 3 - 2 = 0, ये 6, ये 1 गया, -5 उधर जाएगा +5, तो ये तो सही है भाई, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट निकालना। NH2OH, NH2OH में ये NH2OH में अगर हम लोग यहाँ पे N की निकालते हैं, H की +1 मानते हैं और OH की -1 मान लेते हैं, =0, तो +2 -1, तो N की -1, ये भी सही हो गया। इनकरेक्ट निकालना। N2H5 होल ट्वाइस SO4, अब N2H5 होल ट्वाइस SO4 को हमने पहले ऐसे आयनाइज कर लिया, N2H5 और SO4 के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा तो +1, और N2H5 के नीचे जो 2 लिखा है ये सल्फेट के ऊपर आ जाएगा। अब N2H5 +1 में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2N + 5, H की +1 मान ली, टोटल चार्ज +1 है, सो ये हो जाएगा, उधर जाएगा -5 और 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -4, तो 2N की आ गई -4, तो 1N की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -2 इस कंपाउंड में, थर्ड वाले में, लेकिन यहाँ पे +2 लिखा हुआ, इसलिए ये गलत हो गया और सही आंसर मेरा थर्ड हो जाएगा। फोर्थ मैग्नीशियम नाइट्राइड में, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्राइड फॉर्म में, तो उसकी -3 होगी, तो ये तो सही है ही है, इसलिए सही आंसर हो गया थर्ड वाला। 54 का सही आंसर थर्ड होगा, यानी इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो अमोनियम में -3 होगी, नाइट्रोजन में N की 0 होगी, NO में +2 होगी, HNO3 में +5 होगी, तो सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो इसका उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे पहले HNO3 हो, फिर NO हो, और फिर हो N2, फिर हो NH4Cl, तो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, तो 55 के सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग ने निकाल ली। अब नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 56।
द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर इसका, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक कॉलम बना के दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर होता है ब्रोमीन 3 ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे और फिर कॉर्नर वाले ब्रोमीन पे डबल बॉन्ड से 3 ओ लगेंगे, बीच वाले पे 2 ओ लगेंगे और फिर कॉर्नर वाले पे 3 डबल बॉन्ड ओ लगेंगे। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, मुझे तो फर्स्ट दिखाई दे रहा, और कोई तो इसमें मैच नहीं कर रहा है और कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा मैच नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो सही स्ट्रक्चर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, 56 का फर्स्ट। ये देखिए एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर में निकलवाई गई। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आपने देखा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अब अगर बाय चांस वो जो किसी रिएक्शन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भाई जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिडक्शन तो हो जाएगा, यानी डिक्रीज तो कर लेगा ऑक्सीडेशन नंबर, बट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा बट रिडक्शन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट में दिया गया है कि जो भी किसी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में बीच में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। जैसे क्लोरीन के लिए अगर बात करें तो क्लोरीन की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1, क्योंकि 7th ग्रुप का है तो 7 - 8 दैट मीन्स -1, लोएस्ट है -1 और हाईएस्ट क्या +7। तो अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन सेंट्रल एटम है और उसकी +7 है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा जैसे HClO4 में, और लोएस्ट अगर है तो फिर तब भी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा। तो अब ये यहाँ पर ClO माइनस, अब इसमें सर हमारे पास देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है। तो सर +7 क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता, ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं देगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो 57 का सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। 58 में आगे देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया था ClO - ClO2 ClO3 ClO4 में कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता और क्यों। तो ClO4- नहीं शो करता क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देता। प्रॉब्लम 7.5 एनसीईआरटी देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक मेटल आए या एक नॉन मेटल आए और किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा, मैग्नीशियम आ रहा है Cl पे जुड़ रहा और टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर रहा, तो ये रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये नहीं हो सकता, यहां क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा और एल्युमिनियम आ रहा, ये देखिए क्रोमियम निकल जा रहा, तो ये भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। V2O5 में कैल्शियम आ रहा है और वेनेडियम को निकाल रहा है और खुद ऑक्सीजन के साथ आ रहा, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद H के साथ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। जब एक मेटल या नॉन मेटल किसी कंपाउंड में से नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे तो वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। 58 का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। 59 का, और ये रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी में 7.40 रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी 11th की 243 पेज पर है।
मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है सर, यहाँ पे हमको टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना है। तो देखो N2 और O2 मिल के NO बना रहा है, यानी कि दो अगर रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दे तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन कहाँ है, देखो फोर्थ में है। तो ए के लिए तो 4 सही होगा। बी में क्या हो रहा है, NO2। अच्छा, NO2 में N की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, दोनों जगह N बन रहा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ये NO2 माइनस यानी +3 और NO3 माइनस यानी +5। तो N+4 से +3 में रिड्यूस हो रहा है और +4 से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एलिमेंट का, यानी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो बी का थर्ड सही होगा। अब इतने में पहले चेक कर लें, ए का फोर्थ, बी का थर्ड। यहाँ पर दो में ए का 4 है, एक में बी का थर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। बाकी मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे Na वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और OH के साथ खुद आ जा रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कौन सी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि सेकंड, तो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड हो गया। और PbNO3 होल ट्वाइस Pb और NO2 में टूट रहा है। जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, बी का थर्ड, ए का फोर्थ। ये सारी बातें मुझे बता रही हैं कि 15 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब यहां से उठाया गया। एक बैलेंसिंग की रिएक्शन आ गए, आयोडीन को बेसिक मीडियम में IO3 माइनस और I माइनस में, यानी ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए I2 हम लोग लेंगे और I2 को हम लोग को बदलना है किसमें, I2 को हम लोग को बदलना है IO3 माइनस में और I माइनस में। अब ऐसा करिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग I2 को दो बार लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो डिफरेंस कितना आया, 5 का, एक I के लिए, 2 I के लिए 10 का आएगा, यानी इसका N फैक्टर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, एक I के लिए, और 2 I के लिए 2 का आ रहा है, तो इसका N फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन का। अब आप क्या करिए, अब आप ये वाले N फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए और ये वाले N फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। तो अभी आपको एक रिएक्शन मिल जाएगी, और वो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन होगी 2I2 यहाँ पर प्लस 10I2, ये 10I2 यहाँ पर आ जाएगा। दिस गिव्स, आप यहाँ और इजी भी कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 1 कर दीजिए और उसको 5 कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1I2 आ जाएगा और यहाँ पे 5I2 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो, इस I2 को हमने इसके साथ चेक किया था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2I, तो 2IO3 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2I है तो यहाँ पे 2I हो गया। मतलब नंबर यहाँ मल्टीप्लाई 1 किया था, बट 2 इंटू 1, टोटल 2 आयोडीन एटम है, तो यहाँ पे 2 आयोडीन एटम कर दिया बैलेंसिंग के लिए। और इसकी हमने बैलेंसिंग इससे चेक की थी, तो यहाँ पर हमारे पास कितने आयोडीन है, 5 2 10 आयोडीन, तो यहाँ पे 10I कर दीजिए, 10I माइनस। अब इन आयोडीन को ऐड कर लीजिए, तो 5 + 1 6 आयोडीन आ गए, और 6 आयोडीन जाके मेरे पास 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस में बदल रहा है। पूरी रिएक्शन इजी वे में लिखें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए,
तो मुझे I2 कितने मिल जाएंगे 3। तो यहाँ पे P बराबर 3 होना चाहिए। तो P बराबर 3 इन तीनों में है। ये P ये 3 हो गया। और OH को अभी छोड़ दीजिए। OH हम चाहें तो बाद में अभी अंदाजा लग जाएगा इसी से। और I माइनस मुझे कितने लेने हैं? I माइनस सर मेरे हैं 5। तो R बराबर 5 होगा। तो R कहाँ है हमारा? यहाँ पे। तो 3 होने चाहिए P और R होने चाहिए 5। तो केवल यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5 है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमको सही कर लेना चाहिए। ऐसे आप मैच करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर हमें Q का नंबर भी मैच कराना है, तो Q का नंबर मैच कराइए। फिर Q का नंबर मैच कराने के लिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख लें 3I2 दिस गिव्स IO3 माइनस प्लस 5I। अब देखिए क्या कमी है यहाँ पे। यहाँ 3 O है, यहाँ O एक भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे 3 O की नीड है। अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक में में जितने O कम होते हैं जिस साइड, उस साइड उसके डबल OH जोड़ दिए जाते हैं। तो 6OH माइनस जोड़ दीजिए और उसके आधे वाटर अपोजिट साइड पे जोड़ देते हैं। तो फाइनली ये रिएक्शन बैलेंस हो गई और OH की नंबर 6 आ गई, यानी Q की नंबर 6 आ गई। तो अब Q की नंबर 6 यहाँ पे दी गई है। इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। 61 देखिए, स्टॉक नोटेशन के लिए कौन सी बात गलत है? तो चलिए चेक करते हैं। देखिए Hg की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा मरकरी सेकेंड क्लोराइड। तो यहाँ मरकरी सेकेंड क्लोराइड लिखा है, ठीक है। स्टॉक नोटेशन मीन्स होता है किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन नंबर में एक्सप्रेस करना। तो ये हम लोग ने रोमन नंबर में एक्सप्रेस कर दिया सेकेंड। यहाँ पर ये फेरिक सल्फेट है, जब ये आयनाइज होगा तो Fe के ऊपर 3+ आएगा और सल्फेट के ऊपर 2- आएगा। तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो आयरन थर्ड सल्फेट, ये भी नाम सही लिखा हुआ, ये भी नाम सही लिखा, ये भी नाम सही लिखा। CrO3। अब CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। सब जानते हैं ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, इसको ब्लू परक्रोमेट कहते हैं। और यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +6 आ रही है। तो क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ क्रोमियम 6 ऑक्साइड लिखना चाहिए था और मेरा यही थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखना था कि कहाँ स्टॉक नोटेशन गलत दिया हुआ। NiSO4 में निकल सल्फेट आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होके Na पे +2 आ जाएगा और सल्फेट पे 2- आ जाएगा। तो निकल सेकेंड सल्फेट सही लिखा हुआ, जो रॉन्ग नोटेशन था वो हम लोग ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये स्टॉक नोटेशन एनसीईआरटी में दिया गया था। दो स्टेटमेंट है, फ्लोरीन अंडर गोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये गलत हो गया, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कंपाउंड में -1 होती है। हाँ, फ्री स्टेट में 0 होती है। तो फ्लोरीन की -1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब -1 के नीचे -3 नहीं हो सकती। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन तो हो सकता है, लेकिन जो है सॉरी 0 फ्लोरीन से -1 में रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन की कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती। तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो फ्लोरीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बात गलत हो गई। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और कंपाउंड में -1 होती है, तो 0 से -1 में रिड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होती नहीं, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। फ्लोरीन शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बात गलत हो गई। फ्लोरीन की ऑलवेज निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो भी -1, पॉजिटिव नहीं होती। हालांकि कुछ साइंटिस्ट, कुछ विद्वान इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और HOF नामक कंपाउंड में फ्लोरीन की +1 मानते हैं। तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए बता दे रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी ने दो जगह स्पष्ट रूप से लिखा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है और इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती। तो हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बता रहे हैं
ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। अब जो लोग HOF को +1 मानते हैं उस हिसाब से डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो जाएगी, अब फ्लोरीन की -1 और +1 भी हो जाएगी, उस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा अगर फ्लोरीन की HOF में +1 मान लें। लेकिन अभी हम NCERT के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकरेक्ट हैं, इसलिए मैं जाऊंगा थर्ड ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 62 में जाऊंगा थर्ड ऑप्शन के साथ। देखो अब यहाँ पे NCERT की कट पेस्ट भी लग गया है। वी नो द लिमिटेशन ऑफ फ्लोरीन दैट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन उन्होंने बोल दिया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट कैन नॉट एक्सेबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई जब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता ही नहीं है और फ्लोरीन F2 में 0 रखता है तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो केवल और केवल रिड्यूस होगा। तो फ्लोरीन डज नॉट शो, और यहाँ पर आगे NCERT मैम ने लिख दिया है डज नॉट शो अ डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर इन कैरो एसिड। अब इसके लिए हमें कैरो एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैरो एसिड को हम लोग मोनोसल्फ्यूरिक पर ऑक्सी एसिड भी कह सकते हैं। तो ये मोनोसल्फ्यूरिक पर ऑक्सी एसिड और ये डाई सल्फ्यूरिक पर ऑक्सी एसिड होता है। सो अब यहाँ कैरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ पे निकालने जाएंगे तो इस ऑक्सीजन की वजह से O पे -2, सल्फर पे +2, सिमिलरली -2 +2, क्योंकि डबल बॉन्ड में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2 मिलती है, -1 +1 -1 +1, ये सल्फर की टोटल ऑक्सीडेशन +6 आ गई पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कैरो एसिड को पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब मार्शल एसिड को पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला H2H2O8 होता है। H2H2O8 का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, एक HO ऐसे जुड़ा रहेगा और फिर इसमें ये सल्फर के पास डबल बॉन्ड O होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे एक ऑक्सीजन ऐसे, डबल बॉन्ड O होगा OH। अब आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जब जाएंगे तो फिर से वही बात होगा, O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड -2, सल्फर पे +2, नीचे -2 +2, यहाँ -1 +1, इस ऑक्सीजन का -1 +1, तो ये सल्फर की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी और सेम चीज यहां भी होगी +6। तो मार्शल एसिड हो या कैरो एसिड हो दोनों में ही ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, आपने इसको याद भी किया होगा। Which of the one of the following oxide cannot work as a reducing agent? reducing agent कौन वर्क नहीं कर सकता, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता हो। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है तो वो अब खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो हाईएस्ट में बैठा है, और जब खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दूसरे को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। और ये पहला ही पहला ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है CO2 में, तो ये कभी भी +5 में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। जिसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट से कम होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। जैसे यहाँ N की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, N 5th ग्रुप का मेंबर है तो हाईएस्ट +5 होती है और हाईएस्ट से कम है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। SO2 में +4 है तो सल्फर की हाईएस्ट +6 है, उससे कम है कर सकता। ClO2 में Cl की हाईएस्ट +7 है, यहाँ +4 है, तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, बिकॉज ये तीनों ऑक्सीडाइज खुद हो जाएंगे और दूसरे करेंगे रिड्यूस, इसलिए सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ब्रोमाइड आयन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। अगर
ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही होगी, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ ब्रोमाइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ BrO3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है ब्रोमाइड की, कहाँ से कहाँ, -1 से +5, तो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, इन अबव रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इंक्रीज फ्रॉम -1 टू +5, ये भी सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालनी है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो। C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये भी एनसीईआरटी के कॉलम में बॉक्स में दिया गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जहां बताई गई है। तो अभी ये C और O में O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसा कि अभी बात हुई थी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को डबल बॉन्ड किया से -2, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2। लेकिन ये C सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन बीच में होता है, तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे -2 +2। तो ये जो कार्बन सब ऑक्साइड है, इसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 होती है, लेकिन बीच वाले की 0 होती है, और इसमें मुझे बीच वाले का नहीं, सेकंड का ही पूछा गया है, तो सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 66 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 67 पे बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 67। ये स्ट्रक्चर देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, 0 +2 +2 कार्बन सब ऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया। द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है, जिसमें हमने आपसे बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट बोले तो ग्रुप नंबर के बराबर AB वाला, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी ग्रुप नंबर -8, तो वो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि देखो जो बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर रखता वो हायर में जा सकता, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता, तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। लोअर में जा सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो दोनों काम करेगा कौन, जिसकी बीच की होगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब H2SO4 में S की है +6 और S 6th ग्रुप का मेंबर भी है, तो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। SO2 यहाँ पे +4 है, तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, +4 से +6 में जा सकता है, +4 से -2 में जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। K2Cr2O7 में +6 है, यानी ये केवल और केवल एज ए वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिया में N की -3 है, लोएस्ट है, तो एज ए वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो 67 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। एनर्जी को कंपेयर करना, तो एनर्जी को कंपेयर करने के लिए पहले एनर्जी का फॉर्मूला याद करें क्या है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है सर, रिडबर्ग कांस्टेंट माइनस का इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। अब इन्होंने E1 E2 E3 लिया है, अब E1 इन्होंने हाइड्रोजन के लिए लिया है, तो E1 निकाल लीजिए हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ -R इंटू हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट लिया, तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन का जेड भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -R। अब E2 निकालिए, ये तो हाइड्रोजन का था, अब E2 हम लोग को निकालना है He+ के लिए, He+ की सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो -R He का Z2 होता है और सेकेंड ऑर्बिट
कट गया, ये तो बराबर आ रहा है, -r, दोनों बराबर यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिर भी तीसरा भी करके देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो। तो E3 हम लोग ने निकाला किसके लिए, E3 हम लोग ने लिथियम 2+ के लिए निकाला। तो -r इंटू, अब -r इंटू जेड का स्क्वायर, लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर, और थर्ड शेल भी है, थर्ड ऑर्बिट, लिथियम 2+ के लिए थर्ड है ना, हाँ, तो ये भी आ गया -r, यानी बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस तरीके से बच्चा हम लोग ने यानी मैंने आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे के क्वेश्चन उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं नीट टेस्ट 06 का, जिसमें 51 to 68 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड संजीव सर ने डिस्कस किया है, और 69 से लेकर के 90 यानी कि 22 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 69 क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 4th and 6th ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम +2 आयन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, लिथियम +2 आयन के चौथे और छठवें कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब क्या कि हम देखें यहाँ पे क्या रेडियस पूछा है, तो रेडियस की बात करें तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, Rn इज इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉन में होता है। किसके किसके लिए बात किया गया है, देखिए लिथियम +2 आयन की बात करेंगे तो लिथियम +2 के लिए, लिथियम +2 आयन की बात किया गया है, और इसमें किसके किसके लिए बात किया गया है, 4th and 6th ऑर्बिटर के लिए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर यहाँ पे 4 की बात करें तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, R4 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखें हम लोग कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका n²/z। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 किसके लिए, 4 का स्क्वायर अपान क्या, z की वैल्यू क्या होगा आपका 1, और R6 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, R4 अपान R6 इज इक्वल टू 16/36। तो इसको हम लोग काट दें, हम लोग 4 चौका 16, 4 9 36। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, R4 अपान R6 इज इक्वल टू 4:9। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या, यहीं पे क्या होगा आपका 4:9 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:9, ठीक है। तो 59 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा एनसीईआरटी में देखिए दिया हुआ क्या, यही पे देखिए अब दिया हुआ है कि Rn इज इक्वल टू 0.5 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे 52.9 इंटू n²/z, ठीक है ना। इसको हम लोग देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं 0.529 इंटू n²/z यहाँ पे होता है, और यहाँ पे अगर 52.9 तो पिकोमीटर में लिखते हैं, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे तो 0.529 इंटू n²/z, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ। आइए बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कोश की परिधि है, इसका मतलब क्या बोल रहा है आपका, द सर्कमफरेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। इसका मतलब फिर वही बात हो गई, किसकी बात किया गया है यहाँ पे, सर्कमफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। और अगर सर्कमफरेंस 2πr होता है तो पहले हमको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी बात किया है यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट की। इसका मतलब क्या होगा आपका R3 की बात कर रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, यहीं पे हम लोग लिखें कि R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.529 इंटू किसकी बात की है, थर्ड ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे
3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब हम लोग देंगे क्या है यहाँ पे 0.529 इंटू 9। इसी को हम लोग यहाँ पे R3 की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7 और आर की वैल्यू कितना दिया आपका है 0.529 इंटू 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29.89 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसमें वैल्यू हम लोग निकालते हैं एंगस्ट्रॉन में। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आज देखिए एनसीईआरटी फिर वही दिया आपका है, ये पिकोमीटर में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर आपका देखो दिया हुआ है, पेज नंबर कितना है 48 पेज नंबर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71। देखिए 71 में क्या दिया हुआ है, पूछा गया है इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन व्हाट विल बी इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन की माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो चौथी उत्तेजित अवस्था में क्या होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, देखिए एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो एनर्जी के बारे में अगर हम लोग पूछेंगे तो हम लोग जानते देखिए यहाँ पे चौथी एक्साइटेड स्टेट की बात किया, किसकी बात कर रहे हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की। इसका मतलब क्या होगा आपका एन की वैल्यू, इन्होंने फोर्थ की बात, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट की तो क्या होगा एन की वैल्यू हम लोग 5 काउंट करेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है एन की वैल्यू 4 होता है। और यही अगर हम लोग बात करेंगे फार्मूले की तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए यहाँ बात करें तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। और देखो क्या बात करें हम लोग, यहाँ पे देखो क्या दिया हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 13.6 इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 13.6 अपान 25 इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट, और देखो यहाँ पे 25 चौका 100 मतलब 25 25 125 मतलब कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस का 0.544 और इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपका यही देखिए दिया हुआ आपका En इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल की बात कर रहे हैं। यह पेज नंबर कितना दिया आपका, पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट में 48 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए 72 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के फोटॉन का द्रव्यमान है। क्या दिया है द मास ऑफ ए फोटॉन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉन इज। तो मास पूछा जा रहा है, इसका मतलब अगर मास पूछेगा तो इसका मतलब हम लोग कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे क्या होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी होता है। ठीक है, और क्या पूछा आपसे मास पूछ दिया है क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपको दिया हुआ, एच की वैल्यू हमको पता होता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एच अपान लेमडा इंटू क्या हो जाएगा वी। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 अपान यहाँ बात करेंगे हम लोग, और लेमडा की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ आपका है, कितना दिया आपका है 3.6 एंगस्ट्रॉन। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग काट दे रहे हैं तो कितना होगा आपका
24 मतलब 10 टू द पावर माइनस का 24 हो गया। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 24 और 8, 24 36 2 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको पूरे जो हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले मल्टीप्लाई 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2.2 अपान 3.6 इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 24 था, ये बढ़ेगा तो 24 अब प्लस माइनस 8, 6 और 2 8, मतलब 10 टू द पावर माइनस का 32। और जब इसको हम लोग करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 3 छके 18, 0.6 और क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 32, और क्या हो जाएगा 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 33, क्या होगा आपका किलोग्राम। तो 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 33 किलोग्राम, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाँ, पेज नंबर देखो क्या दिया आपका, देखो यही आपका क्वेश्चन देखो दिया हुआ आपका है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। देखिए एनसीईआरटी में यही वैल्यू दिया हुआ है। देखो इसका आंसर देखो इन्होंने लगाया है कि m इज इक्वल टू क्या होता है एच अपान क्या होगा लेमडा इंटू वी कर देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 33 किलोग्राम। पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट में पेज नंबर कितना दिया आपका 50 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 73। देखिए 73 में क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, परमाणु कक्षाओं की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक रूल होता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू होता है। क्या होता है, n प्लस एल वैल्यू होता है। और जब पहला रूल हम लोग ये अपनाते हैं, और जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तब हम लोग दूसरा रूल क्या अपनाते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वैल्यू होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ आपका है, 5p की बात कर रहे हैं, 5p दिया हुआ है, 4f दिया हुआ है, 6s दिया हुआ है और 5d दिया हुआ है। l की वैल्यू की बात करें, l की वैल्यू 0 1 2 और 3 की बात करते हैं, तो यह सब सेल के लिए, p सब सेल के लिए, d सब सेल के लिए और f सब सेल के लिए बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5p, अब p के लिए 1 होता है तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखिए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जा रहे हैं तो हम लोग कैसे देखेंगे, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर हाई एनर्जी में होती है। तो जब दोनों अगर सेम हो गए तो हम लोग देखते हैं क्या, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब जिसमें n की वैल्यू जितना कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, कौन आएगा आपका 5p, और उसके बाद कौन सा आएगा आपका 6s हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, फिर क्या हो जाएगा आपका 4f हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 5d हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी क्या क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका, यही आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 5p 6s 4f एंड 5d। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात देखिए। हाँ, अबाव प्रिंसिपल की बात करें तो देखो अबाव प्रिंसिपल में यही दिखाया जाता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी आपका दिया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p। तो ऐसे एनर्जी क्या होती है, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। एनसीईआरटी पेज फर्स्ट में पेज नंबर 61 एंड 62 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 74। देखिए 74 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। मतलब क्या पूछा गया है, ब्रैकेट श्रृंखला की अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो देखो भैया यहाँ बात करें हम लोग कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड्स
और क्या होता है आपका हम्फ्री। लाइमन की बात करें 1 2 3 4 5 6, किसकी बात किया गया है? ब्रैंकेट की। किसकी क्या? ब्रैंकेट की, मतलब फोर्थ। इसका मतलब क्या होगा कि आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो फार्मूला हम लोग क्या कौन सा लगाएंगे? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए यहां अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन किसके लिए, देखो जेड की वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होती है। जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए क्या ब्रैकेट की बात करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में देखिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 4 चौका 16, 5 पचे 25, तो 16 इंटू 25, यहाँ कितना आ जाएगा? 25 माइनस 16, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? यहाँ पे आर 8 कितना हो जाएगा आपका? 16 9 25, 16 4 20, 5 25, तो 5 4 9, तो इंटू 9 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 9/400, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 400/9 आर हो जाएगा। तो यही लेमडा मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आ जाएगी 400/9 आर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका है, यही फार्मूला दिया हुआ क्या कि हम लोग बात करें यहीं पे, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है न्यू बार इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुर्स और हम्फ्री, तो अगर बात करते हैं हम लोग किसके लिए? ब्रैकेट के लिए। तो देखो ब्रैकेट के लिए क्या होगा? n की वैल्यू क्या? n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी फर्स्ट में पेज नंबर कितना दिया आपका है? 45। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 75, देखिए 75 में क्या दिया हुआ है? द करेक्ट वैल्यू ऑफ द वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन, फोर्थ लाइन की बात, किसकी बात किया है? फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मतलब क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रृंखला की चौथी लाइन के लिए तरंगदैर्घ्य का सही मान क्या होगा? ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर फोर्थ लाइन की बात किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब फोर्थ लाइन मतलब देखो यहाँ पे फिफ्थ से हम लोग 1 पे जा रहे हैं, मतलब क्या होगा आपका? यहाँ हम ऐसे देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ n की वैल्यू 5 मान लो। क्या मान लें हम लोग? 5। और अगर हम लोग 5 मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? फोर्थ लाइन होनी चाहिए आपकी। तो 5 से क्या 1, 4 7, 3 7 एंड 2 7, तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब फिर वही बात हम लोग से पूछ रहा है, क्या हम लोग बात करेंगे तो न्यू बार, इसी को क्या होता है आपका? हमारा क्या होता है? वेव नंबर होता है। तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/λ इज इक्वल टू आर, और देखो क्या दिया आपका है? हाइड्रोजन के लिए, किसकी बात किया? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि यहाँ पे क्या करें हम लोग? फिफ्थ लाइन की बात किया, किसकी बात किए हैं? फिफ्थ लाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब? n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू क्या है? 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिख देंगे यहीं पे? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, और देखो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ क्या होगा आपका? 25 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 24 r/25। इसका मतलब न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ
इज इक्वल टू 24 आर अपान 25। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कौन सा आएगा आपका 24 आर अपान 25, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए हमारे एनसीईआरटी में फिर वही दिया हुआ क्या, अगर हम लोग बात करते हैं लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका n1 की वैल्यू 1, और क्या दिया है फोर्थ लाइन, मतलब क्या बोलेंगे फुंस, मतलब 5 - 1 कितना होगा आपका 4, तो फोर्थ लाइन हमको यहीं से ऑब्टेन होगा। और देखो पेज एनसीईआरटी पेज नंबर दिया हुआ आपका है 45 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 76। देखिए 76 में क्या दिया हुआ है, द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन obtained by the electron transition between two level of hydrogen atom and helium plus ion की बात कर रहा है, जहां पे n1 इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ, दोनों के लिए n1 की वैल्यू क्या दे दिया आपसे 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे, इसके लिए फिर वही हम लोग फार्मूला अपनाते हैं, हम लोग फार्मूला वही अपना दें, कौन सा कि 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन 1 की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड, मतलब क्या हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिख दें हम लोग 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लेमडा 1 मान लीजिए आप इसको। और बात किसके लिए किया गया आपका, देखिए हीलियम प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो अगर हीलियम प्लस 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, तो 1 अपान लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे लेमडा 1 एंड लेमडा 2 में रिलेशन पूछा गया है, इसका मतलब क्या होगा कि हम ऐसे देखें कि लेमडा 2 अपान लेमडा 1, तो हम लोग ऐसे लिख दें 1 अपान लेमडा 2 अपान 1 अपान लेमडा 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या दिया आपका यहाँ पे 4r ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर अपान इसकी बात करेंगे तो r ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, r से r कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसको हम ए भी ले सकते हैं, लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 लेमडा 2। तो देखिए क्या दिया लेमडा 2 में दिया हुआ है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका लेमडा 1 डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिया हम लोगों ने लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइड बाई 4, देखो आपका यही आंसर आपका आ रहा है। और दूसरा क्या दिया फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग जानते हैं न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपान लेमडा होता है, तो हम लोग निकाल लें यहीं पे, देखिए क्योंकि अगर लेमडा 2 यहाँ की बात कर रहा है लेमडा 2, तो देखो हम ऐसे भी लिख देंगे क्या हम लोग यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हम लोग लिख दें क्या सी बाई लेमडा, तो 1 अपान लेमडा 1 ऐसे लिख दें हम लोग इसको कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो देखो यहाँ पे जिसकी न्यू की वैल्यू जितना ज्यादा उसकी लेमडा की वैल्यू क्या होगी उतनी कम हो जाएगी, तो आपका क्या होगा आपका न्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4 न्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 77 की। देखिए 77 में क्या दिया, देखिए पेज नंबर आपका क्या दिया है, पेज नंबर यहाँ पे देखिए 38, 41 एंड 44 पेज में एनसीईआरटी फर्स्ट पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या C इज इक्वल टू न्यू लेमडा दिया है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यही से हम लोग निकाल देंगे C बाई ये क्या न्यू इज इक्वल टू क्या एच सी बाई लेमडा निकाल लेंगे, ई एन की वैल्यू आपसे दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे तीनों फार्मूलों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने चल रहे हैं 77 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, 5वीं कक्षा में तरंगों की संख्या है, नंबर ऑफ वेव ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट की बात किया गया है। अगर फिफ्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट मतलब क्या होता है आपका
इसके लिए निकालने का फार्मूला होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान क्या होता है 2 पाई होता है। तो इसके लिए हम लोग फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें, इसका मतलब है मास वेलोसिटी रेडियस, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका एन, और किसकी बात कर गया है फिफ्थ ऑर्बिट की, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका वेव नंबर की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे आर किसके बराबर हो जाएगा 5 के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका वेव नंबर कितने हो जाएंगे आपके फिफ्थ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके फिफ्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए पेज नंबर दिया हुआ आपका है क्या, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। पेज नंबर दिया आपका है 46, 49 एंड 50 पेज पे एनसीईआरटी फर्स्ट में आपका दिया हुआ है। सेवेंटी एट देखिए क्या दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन वुड बी, मतलब स्थिति क्या होगी, ठीक है ना, पूछ रहा है स्थिति क्या हो। तो हम लोग जानते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई होता है। हमसे क्या पूछा है पोजीशन, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा पी। अब देखिए क्या होगा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 अपान 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया आपका है, मोमेंटम की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग पूरे को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा देखिए 15 34 कितना हो जाएगा आपका, आपका बचेगा 19 और 19 और ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको काट दीजिए, ऐसे हम लोग काट दे रहे हैं तो 2 3 6 3 3 हो गया आपका, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरी जो हमारी वैल्यू आएगी कितना आएगा आपका 2.63, कितना आएगा आपका 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा आपका 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस को 20 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फार्मूले हम लोग कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहीं पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, यही आपका ये भी होता है। अगर डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी लिखेंगे तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा और आपका ये भी फार्मूला आपका अप्लीकेबल है। पेज नंबर 50 एंड 51 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 79 असर्शन एंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका एकदम सही है, क्यों सही है, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो एन की वैल्यू कम है लेकिन निगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब क्या, जब एनर्जी को बढ़ाएंगे तो एन की वैल्यू भी क्या होगा आपका बढ़ता है। तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, धनात्मक आवेशित नाभिक से ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन को दूर करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एकदम सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या होंगे, बोथ आर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो लिखा हुआ सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increases with increases
ऑफ यन की वैल्यू बढ़ाने पर क्या होती है आपकी, बढ़ती है। ठीक है ना। एनसीईआरटी फर्स्ट में पेज नंबर 55 पे दिया हुआ है। आइए बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। जो क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। तो क्या दिया आपका हिंदी में, इलेक्ट्रॉन अल्फा कामा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ई बाई एम का अनुपात का सही क्रम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई बाई एम रेशियो हमको निकालना होता है। तो ई बाई एम जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, ई बाई एम रेशियो निकालेंगे किसके लिए, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका ऑर्डर यही होता है ई बाई एम रेशियो का, क्या होता है, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्डर होता है ई बाई एम रेशियो, जब हम लोग निकालेंगे तो न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ई बाई एम रेशियो निकालेंगे 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम होता है, ऐसे हम लोग निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। तो ई बाई एम रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ से पेज नंबर 31 से आप लोग देख सकते हैं कि ई बाई एम रेशियो अगर हमको निकालना है न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू सबसे कम और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा। न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 81। देखिए 81 में क्या दिया है, इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर विल बी n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2 एंड s इज इक्वल टू +1/2। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, सब कुछ मेंशन कर दिया है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू सब कुछ ना होता, n की वैल्यू सिर्फ 3 होता, तो हम लोग फार्मूला लगा देते कौन सा, 2n² का। लेकिन इन्होंने सब कुछ लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू n-1 के बराबर होगी। इसका मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू प्लस माइनस l की वैल्यू के बराबर होती है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, m इज इक्वल टू +2। लेकिन अगर यहाँ पे l की वैल्यू 2 दिया है, तो अगर l की वैल्यू उन्होंने 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, d सब सेल के लिए। और d सब सेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या होगा, -2 -1 0 +1 और क्या हो जाएगा, +2। +2 में इन्होंने बोला है कि प्लस का हाफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर प्लस का हाफ इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और इस ऑर्बिटल में अगर प्लस का हाफ है मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, मींस एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है ना। अगर ये वैल्यू सब ना दिया होता और यहाँ पे n की वैल्यू 3 दिया होता सिर्फ, तो कुछ और होता। ठीक है ना। तो हमको याद रखना है कैसे, जैसा क्वेश्चन वैसा हमको क्या करना है, फॉर्मेट के अनुसार उसका आंसर हमको देना है। ठीक है ना। तो 81 करेक्ट आंसर इज 4th। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका है, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ यल 0 1 2 3 4 5 एस पी डी एफ की जी एच की बात करेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 3 5 7 9 एंड 11। तो पी सबसेल डी सबसेल की बात करेंगे तो 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल में क्या होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, प्लस माइनस हाफ स्पिन में आपके होते हैं। ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 55 एंड 56 पे दिया हुआ है। 82 में देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय √L+1 हैश दिस मोमेंटम फॉर एन एफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय। इसका मतलब क्या होगा, कक्षा में घूम रहे एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग दिया हुआ ब्रैकेट में L+1 हैश से दिया जाता है, तो एक एफ इलेक्ट्रॉन के लिए यह संवेग होगा। इसका मतलब क्या
कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या होता है, एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई, और एच अपान 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हैश क्या बोलते हैं, हैश। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, एफ सब सेल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो तो एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल की बात करेंगे। तो एफ सब सेल का मतलब क्या, एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 और एच कट, इसका मतलब क्या होगा, 4 3 12 रूट का 12 एच कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब इसको हम अभी लिख सकते हैं क्या, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 एच कट, ये 2 बाहर हो जाएगा तो 2 रूट 3 एच कट, मतलब क्या होगा आपका, यहां से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रूट 3 एच। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे एल से, और देखो यहीं पे सब कुछ दिया आपका, कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एल की वैल्यू 0 1 2 से हम लोग यहाँ पे पेज नंबर देख सकते हैं आप, क्या दिया है एनसीईआरटी फर्स्ट में पेज नंबर 55, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। 83 देखिए 83 में क्या दिया, द नंबर ऑफ एन एंगुलर नोड, किसकी बात किया गया, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड की बात करेंगे तो एंगुलर नोड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। स्फेरिकल नोड की बात किया है तो स्फेरिकल नोड ऑब्लिक रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। और टोटल नोड की बात करेंगे तो टोटल नोड का फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1 होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 4p, किसकी बात कर रहे हैं, 4p सबसेल की बात कर रहे हैं। और अगर 4p सबसेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और l की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आइए देखते हैं तो क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे जहाँ पे पूछा गया आपसे एंगुलर नोड को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल की वैल्यू कितना आपका है 1 हो जाएगा। स्फेरिकल नोड की बात करेंगे तो n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4, एल की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। और टोटल नोड की बात करेंगे n माइनस 1 तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए सब कुछ दिया हुआ एनसीईआरटी पेज पे कि अगर टोटल नोड निकालेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। पूछेंगे यल क्या होता है एंगुलर नोड, एंड पूछेगा रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, n माइनस एल माइनस आपका 1 हो जाएगा। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 57 एंड 59 में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी, पूछा गया आपसे क्या होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि E3 यहाँ पे क्या दिया है E2 और E1, ये लेमडा 3 है, यहाँ पे क्या है लेमडा 2 लेमडा 1। हम लोग जानते हैं क्या, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। ठीक, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, E3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका E1 प्लस E2। इसका मतलब क्या, लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 अपान लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा 1 प्लस 1 अपान लेमडा 2। तो हम लोग ऐसे लिख दें, लेमडा 1 लेमडा 2 हम लोग एलसीएम ले लें तो लेमडा 1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा 2। 1 अपान लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अपान लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। तो लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या लेमडा 1 लेमडा 2 अपान लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये हो जाएगा क्या लेमडा 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो ये आपका क्या होगा आपका, ये हमारी आंसर आ गया, एक ये आ गया। और हम लोग देखें, हम ये भी जानते हैं कि क्या होता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच नी होता है। इसका मतलब न्यू 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एच न्यू 1 ऐसे लिख दें हम लोग,
एच न्यू 3 इज इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस क्या होगा एच न्यू 2 हो जाएगा। तो एच से एच हम लोग काट दें यहीं पे, तो क्या होगा न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका न्यू 2 हो जाएगा। तो न्यू 3 इज इक्वल टू क्या होगा न्यू 1 प्लस न्यू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे आपका दो फार्मूला हमारे आ जाएंगे, तो क्या होगा सी प्लस डी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू एस न्यू सी न्यू लेमडा से हम निकाल लेंगे। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 38 एंड 41 पे दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 85। जो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग 4D 5P एंड 5Pf विल बी फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग किस में करेंगे, तो देखिए अबाउ के रूल के अनुसार क्या होता है, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। कैसे हम लोग देखते हैं, एनर्जी के आर्डर के क्रम में हम लोग देखते हैं। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n प्लस एल वैल्यू से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4D दिया हुआ है, 5P दिया हुआ है एंड 5S दिया हुआ है। 4 प्लस 2 डी के लिए 2 होता है 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होगी आपकी 5s में। किस में होगी आपकी 5s में हो जाएगी। उसके बाद किस में होगा आपका, यहाँ पे 6 दोनों में हो गए, यहाँ 5 प्लस 1, तो क्या यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कम है 4 है, तो क्या होगा आपका 4D एंड क्या हो जाएगा आपका 5P। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले किसमें होगी आपकी 5s में होगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा आपका एनर्जी का ऑर्डर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर क्या दिया है आपका 60 पे दिया हुआ है। आइए बात करते हैं 86 का। 86 की बात करें तो क्या लिखा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम एस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट वैलिड ए परमिसिबल सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो सकता है आपका 0 1 और क्या हो जाएगा आपका 2। और देखो इसी में यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या दे दिया आपका 3 दे दिया है, क्या दे दिया आपका 3 दे दिया है, इसीलिए परमिसिबल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, यही आपका क्या होगा गलत वेव इक्वेशन हो जाएगा। देखिए यही आपका एनसीईआरटी पेज नंबर फर्स्ट पे 55 पेज पे आपका दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 87। देखो 87 में क्या दिया है, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। तो पावली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं समान नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं समान नहीं होते हैं। ठीक है ना, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 87 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यही आपका दिया हुआ है, ओनली तो लिखा हुआ है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए 88 जो क्या दिया हुआ, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम एन D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। स्पिन रिजल्टिंग की बात करेंगे तो डी सबसेल की बात करेंगे तो डी सबसेल में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। और D9 की बात कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज D9 की बात करेंगे तो 1/2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का 1/2 और क्या होता है माइनस का 1/2। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे तो 1/2 आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्पिन की बात करेंगे प्लस माइनस में हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस एंड अदर क्या होता है माइनस का 1/2। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 56। 89 देखो विच इज नॉट इन द अकॉर्डेंस टू अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ से हमने बताया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं तो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, तो यहाँ पहले 1s फिर 2s फिर उसके बाद क्या होता है 2p में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। तो 2s 2p, अगर 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है सही भरे हुए हैं, 2p में क्या आपका ये भी सही हुआ है। यहाँ देखिए 2s और 2p ये भी आपका सही है। 2s में देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया इन्होंने, क्या होना चाहिए था पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे क्या आगे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी चाहिए थी, तो यही क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही अबाउ के रिगार्डिंग क्या आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका सबसे पहले लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 62 एंड 63 पे दिया हुआ है। चलिए 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन में क्या दिया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड में द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है। तो क्या दिया, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, एकदम सही है। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मोमेंटम होता है, ये आपका एकदम सही है। फॉर ए पार्टिकल विथ जीरो मास, इसका मतलब क्या होता है यहाँ लिख देंगे P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी होता है, और अगर मास की वैल्यू हम लोग जीरो रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू एच अपान जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1/0 क्या होगा आपका इनफाइनाइट, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, फॉर ए पार्टिकल विथ जीरो मास द डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, तो ये भी आपका क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो 90 का बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 90 का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।